Hello everyone. So first of all, welcome to all of you guys on my YouTube channel KNC KusumNet Classes. Then if you are new here, then you should definitely subscribe my YouTube channel and hit the bell icon as well as. So guys, हम लोग बात कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड पे। तो यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो निश्चित तौर पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन सी बातें की थी। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां पर सर्च करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड बाय अमृत राज के नाम से, तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप वहां से एक एक करके तमाम वीडियोज़ को देख लेना। मेरे ख्याल से 7 से 8 लेक्चर हम लोगों ने पहले कवर किया था। आज हमारा 9वां लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पे। तो जो साथी पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इस वीडियो को समझने के लिए उस लेक्चर को देखना ज़रूरी है। ऐसी कोई भी बात नहीं। आप अभी पहली बार इसी लेक्चर पे आए हैं तब भी आपको यह लेक्चर उतना ही समझ में आने वाला है जितना उतना देखने के बाद समझ में आता। तो आइए फिर आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ध्यान रखिएगा, कई दिनों से हम लोग लेक्चर शूट नहीं कर रहे थे तो कुछ साथी या कुछ स्टूडेंट हमारे हैं जो परेशान हो जाते हैं। उनसे मैं कह रहा हूं कि थोड़ी बहुत पेशेंस रखें और थोड़ी बहुत देर होती है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है या फिर किसी भी तरीके का कोई डिमांड है हमारे मन में। तो आप आराम से हमारे साथ जुड़ गए हैं तो निश्चित तौर पे आप कंटिन्यू बने रहें और आप पढ़ाई करें। हम लोगों का टारगेट अभी भी जून 2021 का एग्जामिनेशन है। तो जो साथी इस बार नेट एवं जेआरएफ किए हैं उनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप मुझे मेल करें यदि आप हमारे चैनल पे अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जो साथी जिनका नेट एवं जेआरएफ नहीं निकला वो साथी निराश नहीं हो, क्योंकि आपका जून 2021 में जेआरएफ होने वाला है। इसीलिए आप उतना ही ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करना नहीं छोड़िए। तो चलिए फिर, और मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे लेक्चर के साथ साथ आप एक किताब को ज़रूर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि 100% आप हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहिए। मैं यह बार बार बोलता हूं क्योंकि किताब पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो किताब आपका एक बेहतरीन दोस्त हो सकता है और सच में किताब से बेहतर दोस्त कोई इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यदि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य यानी कि जब आप पढ़ाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या मोटिव्स होते हैं, उसके क्या गोल होते हैं, उसका क्या डेडिकेशन होता है, उसका क्या एक लक्ष्य होता है, आप यह बोल सकते हैं। तो देखिए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में मूल तौर पे हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे पीएचडी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है जेआरएफ करना। जेआरएफ करने के बाद हम लोग पीएचडी डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जितना हमको जेआरएफ में पूछा जाता है, जितना उसके लिए आवश्यक है, हम लोग उतना ही कवर करेंगे। इसलिए ज़्यादा यहाँ पर पीएचडी की तरह बात नहीं करने वाले हैं। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में मूल तौर पे बातें होंगी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो इंस्ट्रक्शनल, यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो आप लिख सकते हो निर्देशात्मक उद्देश्य। निर्देशात्मक उद्देश्य, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य। दरअसल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में मूल तौर पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की ही बात होती है। इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, जब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है तो हमारे पास 3 तरह के एजुकेशनिस्ट का नाम चल करके आता है। हिंदी में बोले तो 3 तरह के शिक्षाविद हैं हमारे पास। कौन कौन? पहले का नाम है ब्लूम। ठीक है, इसको ब्लूम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 लोगों ने मिलकर के उस पर अपना थ्योरी दिया है। तो पहला व्यक्ति है जिन्होंने अकेले थ्योरी दिया, और दूसरे ग्रुप में 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर एक साथ थ्योरी दिया है। तो पहले व्यक्ति का नाम है ब्लूम। ठीक है, यह एक शिक्षाविद हैं, यह एक एजुकेशनिस्ट हैं। और दूसरे व्यक्ति का नाम है गैगने एवं ब्रिग्स। देखिए, दूसरे व्यक्ति गैगने हैं और तीसरे व्यक्ति ब्रिग्स हैं। लेकिन
गैगने एवं ब्रिग्स ने मिलकर एक साथ थ्योरी दी है। इसीलिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हिस्से को बोलते हैं ब्लूम का क्लासिफिकेशन, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, एंड द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन, या फिर आप यह लिख सकते हो क्लासिफिकेशन बाय गैगने एंड ब्रिग्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, दोनों कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ब्लूम क्लासिफिकेशन की। तो आप सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दें, सब हेडिंग ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, या फिर आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बाय ब्लूम्स। ठीक है, आपको जो लिखना है आप दोनों लिख सकते हैं, ब्लूम का वर्गीकरण या फिर शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का ब्लूम नामक शिक्षाविद के द्वारा वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें मूल तौर पे हमारी चर्चा क्या होगी। देखिए, ब्लूम ने शिक्षा को लेकर के जो जो ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए हैं उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, उसका क्या अपना रोल है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड में, और सवाल कैसे पूछा जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, 1956 में 1956 में ब्लूम ने एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी को 3H के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि अंग्रेजी भाषा में बोले तो उसे 3H के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जामिनेशन में यदि सवाल पूछा जाए कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत 3H नामक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो वह ब्लूम ने किया था। कब किया था? 1956 में। ठीक है, 1956 में। इसमें 3H का क्या मतलब है साथियों? एच का संबंध यहाँ से देखिए, 3H का मतलब 3H है। ठीक है, पहले H से हेड, दूसरे H से हर्ट और तीसरे H से हैंड। ठीक है, हेड का संबंध आपका दिमाग है, जिसको आप हिंदी में दिमाग बोलते हो, मस्तिष्क बोलते हैं। हर्ट का संबंध जो आपका दिल है, और हैंड का संबंध जहाँ से आप किसी काम को करते हैं। तो आप एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नई चीज़ें मिलकर चलकर आएंगी आपके दिमाग में, और वह यह होगा कि हेड का संबंध डायरेक्ट ज्ञान से होता है। ठीक है, हेड का संबंध डायरेक्ट ज्ञान से होता है। जैसे हम लोग मजाक में भी किसी को बोलते हैं कि उसके पास दिमाग नहीं है, तो उसका संबंध जो प्रत्यक्ष तौर पे होता है वह नॉलेज से होता है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज का जो डायरेक्ट अफिलिएशन है, एसोसिएशन है, वह माइंड के साथ है। ठीक है, इसीलिए हेड के नीचे हमने ज्ञान लिखा है। और यह किताब में भी आप जब आप पढ़ोगे KBS मदान की किताब, मैं बार बार उसको बोलता हूँ, सभी बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप KBS मदान की पेपर 1 की किताब पढ़ें, उसके अलावा किसी भी किताब को नहीं पढ़ें। तो कुछ लोगों ने मैसेज किया कि KBS मदान से हो सकता है पब्लिकेशन हाउस से मुझे कुछ अर्निंग होता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। वह किताब दरअसल बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मैं कई किताबों का बुक रिव्यू भी किया हूँ, लेकिन किसी भी पब्लिकेशन से या फिर किसी भी राइटर से उस तरीके का एसोसिएशन नहीं है जो कि एक अननोन स्टूडेंट के दिमाग में जो चीज़ चलता है। ध्यान रखिएगा। तो हेड का संबंध डायरेक्टली क्या से है? नॉलेज से है। उसके साथ साथ हर्ट जो है आपका दिल, उसका संबंध आपके इमोशंस से है, जिसको आप हिंदी में भाव बोलते हो। दरअसल आपके अंदर कोई भी इमोशंस क्रिएट होता है वह दिल से ही क्रिएट होता है। इसलिए आप बार बार बोलते हो कि जो भी दिल में आता है वह कर डालो। ऐसा नहीं कि जो दिमाग में आता है कर डालो, आप हमेशा बोलते हैं कि जो दिल में आता है वह कर डालो। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपको जीवन में सफल होना हो तो दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करना सीखिए। जिस दिन आपने मस्तिष्क और दिल का संतुलन बनाना सीख लिया, उस दिन आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज़ कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर दिल अच्छा काम कर रहा होता है, और कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर दिमाग अच्छा सोच रहा होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इसलिए अधिकतर बच्चे मार खा जाते हैं, क्योंकि वह 110% सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हार्ट से ही काम कर रहे होते हैं। ध्यान रखिए। तीसरे एज का संबंध हैंड से है। ठीक है, हैंड का संबंध किससे है? हैंड से क्या करते हैं हम लोग? किसी भी तरीके का कोई क्रियाकलाप करते हैं, यानी एक्शन करते हैं ना। तो इसका संबंध एक्शन से है, क्रियाकलाप से है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसके लिए जो हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया गया है वह मनोसंचालित किया गया है। मन को जो संचालित करता है, ठीक है, यानी मन में कोई भाव आया तो उसके द्वारा फिर किसके द्वारा आप क्रियाकलाप करेंगे? तो वह हैंड के द्वारा करेंगे। इसलिए इसको मनोसंचालित कहा गया है, मन को जो संचालित करता है।
ठीक है। तो आपके अंदर यहाँ से ज्ञान आया, एक एज से, दूसरे एज से भाव उत्पन्न हुआ, और तीसरे एज से आपने जो ज्ञान आया था या जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ था उसको आपने क्रियाकलाप के रूप में अंजाम दिया इस एज के माध्यम से, लास्ट वाले एज यानी हैंड के माध्यम से। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब ब्लूम ने क्लासिफिकेशन किया टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का तो मूल तौर पे 3 हिस्सों में किया। उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र को, डोमेन को, ठीक है, यहाँ डोमेन का अर्थ ज्ञान क्षेत्र होगा, लिख लीजिएगा, डोमेन का अर्थ ज्ञान क्षेत्र होगा, यानी कि यहाँ पर ब्लूम ने ज्ञान क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा है। ठीक है। 3 हिस्सों में कौन कौन हिस्से हैं? पहला हिस्सा है कॉग्निटिव डोमेन के नाम से जाना जाता है, दूसरा हिस्सा है अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा हिस्सा है साइकोमोटोर डोमेन। ठीक है, साइकोमोटोर डोमेन। तो देखिए, पहला जो एज हमने यहाँ पर पढ़ा था हेड, वह संबंध उसका कॉग्निटिव से है, दूसरे एज का संबंध अफेक्टिव से है, और तीसरे एज का संबंध साइकोमोटोर डोमेन से है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं तीनों का क्या क्या रोल है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत। सबसे पहले लिखें कॉग्निटिव डोमेन, और जो साथी जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ते हैं वह लिखें ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव का अर्थ है दोस्तों रिलेटेड टू माइंड, आपके मस्तिष्क से संबंधित, आपके दिमाग से रिलेटेड, यानी आपके ज्ञान से रिलेटेड, रिलेटेड टू नॉलेज आप लिख सकते हैं, वो कॉग्निटिव का अर्थ है। ठीक है। अब देखिए, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत, यानी इस डोमेन का डेवलपमेंट करने के लिए, इस डोमेन से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने कई तरह के रूल बताए, कई तरह के टेक्निक बताए, उसमें किन किन चीज़ों का रोल होता है। तो सबसे पहले बात करें कॉग्निटिव डोमेन के पहले एस्पेक्ट की बात करें, पहले एलिमेंट की बात करें, तो वह पहला एलिमेंट है नॉलेज। ठीक है। यहाँ पर नॉलेज का संबंध है याद करने से। ठीक है, यहाँ पर नॉलेज का संबंध है याद करने से, यहाँ पर आपको याद करना सिखाया जाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हमने पहले आपको बताया था कि 2 तरह के अप्रोच होते हैं। बेसिक टीचिंग मॉडल्स की बात की थी हमने, तो एक था टीचर सेंटर्ड अप्रोच और दूसरा था लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है। तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच था उसमें हमने आपको बताया था कि यह सिस्टम दरअसल स्कूल लेवल पे काम करता था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल लेवल से हम लोग आगे बढ़े, इंटरमीडिएट लेवल पे आए, कॉलेज लेवल पे आए, फिर हायर एजुकेशन में चले गए, यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए, तो चीज़ें बदलती चली गई। लेकिन स्कूल लेवल पे आज भी ट्रेडिशनल अप्रोच ही काम कर रहा है, जो कि ट्रेडिशनल सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। ठीक है। तो उसका संबंध डायरेक्टली किससे होता है? नॉलेज से होता है। वहाँ पर आपको जानकारी प्रदान की जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है और याद करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जानकारी प्रदान की जाती है और याद करने के लिए सिखाया जाता है कि आप तथ्यों को, यानी फैक्ट्स को कैसे आप याद कर सकते हैं, कैसे आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो वह है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन भी कॉग्निटिव डोमेन का ही हिस्सा है। इसके 6 हिस्से हैं। 6 हिस्सों के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। दूसरे हिस्से पे हम लोग हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का यदि आप डिक्शनरी में हिंदी खोजेंगे तो उसका बेसिक अर्थ होता है समझ, किसी चीज़ को समझने की क्षमता। इसीलिए आप देखोगे, आप भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो लगभग सभी एग्जामिनेशन में आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। स्पेशली अंग्रेजी में जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि आप अंग्रेजी भाषा को समझते हैं या नहीं समझते हैं। उसका अर्थ बिल्कुल भी आपके नॉलेज लेवल को टेस्ट करना नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ ही है इतना कि आपको उस भाषा की समझ है या नहीं, चाहे वह बेसिक समझ हो, चाहे वह इंटरमीडिएट लेवल का समझ हो, चाहे वो एडवांस लेवल का समझ हो। कॉम्प्रिहेंशन का सिर्फ संबंध आपके समझ से है। ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन का भी विस्तार किया जाता है। तो आप शब्दों को लेकर के ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आप लिख लीजिए यहाँ पे ऑब्लिक दे करके, कॉम्प्रिहेंशन का संबंध अंडरस्टैंडिंग से है। आप कितना चीज़ों को समझते हैं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप महसूस नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरा है एप्लीकेशन। अब देखिए, आपने चीज़ों को सीखा, उसको याद किया, इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ गया, उसको आपने याद भी कर लिया, उसके बाद उसको आपने समझ भी लिया, कॉम्प्रिहेंड भी कर लिया, उसका कॉम्प्रिहेंशन भी आपके अंदर डेवलप हो गया।
लेकिन तीसरे नंबर पे आते हैं तब जब आपके माइंड में कोई चीज़ डेवलप हो गया तो तब आप उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो उपयोग करने के लिए सिखाया जाता है तीसरे स्टेप, जो कि एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। इसको आप लिखना चाहते हो हिंदी में तो आप लिख सकते हो, जहां पर तथ्यों को, फैक्ट्स को, नॉलेज को यूज करने के लिए सिखाया जाता है, उसका उपयोग करने के लिए सिखाया जाता है कि आप नॉलेज को कहां पर इम्पोज करेंगे, कहां पर उसका यूटिलाइजेशन होगा। यह प्रोसेस भी दरअसल कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। चौथे नंबर पे आते हैं, और चौथा है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस, इसको कई लोग एनालिसिस पढ़ते हैं, आप जो पढ़ते हैं आप पढ़िए। हिंदी में यदि इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं विश्लेषण। अब देखिए विश्लेषण क्या होता है। एनालिसिस का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि आपके अंदर चीज़ों को विस्तार करने की क्षमता कितनी है। जैसे आपने स्कूल में एक लेख लिखते होंगे, आपको हमेशा लेख लिखने के लिए सिखाया जाता था। जैसे जब हम लोग जब मैं बचपन में था तो मैं भी जाता था कोचिंग, तो वहाँ पर हमेशा एक ट्रेडिशनल टॉपिक था कि गाय पर लेख लिखो, बैल पर लेख लिखो। इस तरीके के टॉपिक हमारे टीचर दिया करते थे नर्सरी, और जब हम लोग आगे बढ़े थे लगभग 2, 3, 4, 5 तक इस तरीके के टॉपिक पे हम लोग लिखा करते थे। तो वह दरअसल एक छोटे से शब्द पे आप उसको विस्तार में लिखते हैं। दरअसल यह जो प्रक्रिया है, यह जो सिस्टम है, इसी को बोलते हैं एनालिटिकल सिस्टम, जहां पर आपके अंदर चीज़ों को विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करवाया जाता है। जैसे एक छोटा सा चीज़ है, आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, या फिर आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन देते हैं, तो आप वहां पर देखते हैं कि एनालिटिकल लेवल के सवाल भी पूछे जाते हैं, जहां पर आपको लेख लिखना है। मान लो वायु प्रदूषण पे आप लेख लिख रहे हैं, तो वायु प्रदूषण एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसको आपको विस्तार में बताना है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट हैं, वह कैसे होता है, और वह लॉन्ग टर्म में कितना हमें इफेक्ट कर सकता है। यानी कि जहाँ पर चीज़ों को विस्तार करने की क्षमता का विकास करवाया जाता है, उसी को हम लोग एनालिटिकल अप्रोच, उसी को एनालिसिस बोलते हैं, और यह भी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। 5वें नंबर पे आते हैं, और 5वां नंबर है सिंथेसिस। यह बिल्कुल इसका उल्टा है। किसका उल्टा है? एनालिसिस का। इसको हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। आपने पढ़ा होगा लगभग, मेरे ख्याल से 6 या 7 में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो संश्लेषण से पहले किसी भी चीज़ का विश्लेषण होता है। जब तक आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, तब तक आप बेहतरीन संश्लेषक नहीं बन सकते हैं। यानी कि आप एक अच्छा सिंथेसाइजर बनना चाहते हैं, एक अच्छा सिंथेसिस अपने माइंड में डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा एनालिटिकल अप्रोच का डेवलपमेंट पहले करना होगा। ठीक है, तो सिंथेसिस का क्या संबंध है? जैसे आपने उदाहरण के तौर पे आपने स्कूल में जब आप पढ़ते थे, तब वहाँ पर एक एग्जामिनेशन होता था जिसमें 1/3 हिस्से में लिखना होता था, जिसे हम लोग संक्षेपण बोलते थे। यानी एक बड़ा सा लेख होता था, उसको पढ़ करके 1/3 शब्दों में उसको हूबहू लिखना होता था। यानी कि आप ऐसा करो कि उन तमाम सारे मैटर्स जो कि 3-4 पेज में थे, आप उसको कम से कम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत बड़ा शब्द को, बहुत बड़ा शब्दकोश को, या फिर बहुत बड़े लेख को बहुत कम शब्दों में, ठीक है, बहुत बड़े लेख को बहुत कम शब्दों में लिखने की क्षमता का विकास जहाँ करवाया जाता है, डेवलपमेंट करवाया जाता है, उस प्रक्रिया को ही सिंथेसिस बोलते हैं। यह दरअसल बहुत लंबे समय बाद डेवलप होता है। पहले आप विस्तार करना सीखते हैं, जिसमें अनाप शनाप भी लिखते हैं। जब आप सिंथेसिस की बारी आती है तो चीज़ें और टफ हो जाती है। जब तक तो लंबा लिखना, तब तो आपने बहुत कुछ जोड़कर लिख दिया, लेकिन पहले से बहुत कुछ जोड़कर लिखा हुआ है, और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किन किन बिंदुओं को सेलेक्ट करें ताकि उसमें ही सारा का सारा मैटर इंक्लूड हो जाए। तो यह प्रक्रिया थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, इसका भी जो संबंध है वह भी कॉग्निटिव डोमेन से है। तो यह चीज़ें बहुत देर के बाद डेवलप होती है। आपके अंदर डेवलप हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो इसका विकास कीजिए, आगे बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। 5वें नंबर पे लास्ट की बात करें, कॉग्निटिव डोमेन का लास्ट हिस्सा है जिसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है,
इवैल्यूएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन। यानी अब देखिए यहां पर आपने क्या किया, नॉलेज को लिया आपने, ठीक है, याद किया, उसके बाद उसको कॉम्प्रिहेंड किया, उसको आप समझ गए, उसके बाद एप्लीकेशन यानी उसका यूज करना सीख गए आप। चौथे नंबर पे आपने उसका विस्तार करना सीखा। पांचवें नंबर पे उस विस्तार को कितना शॉर्ट में लिखा जा सके, ठीक है, कितना कम शब्दों में कितना ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सके, यह भी आपने सीख लिया। लास्ट में आप सीखेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस, यानी कि उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, कैसे जांच किया जाए कि यह कितना सही है, कितना गलत है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना अनप्रोडक्टिव है। तो जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, जो मूल्यांकन का प्रक्रिया होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए हम लोग कई तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है, एक ईयर वाइज एग्जामिनेशन होता है, उससे पहले हम लोग CIA एग्जाम होता है जो कि 3 महीने पे होता है, बीच बीच में हम लोग पेपर जमा कर रहे होते हैं। सारे के सारे जो चीज़ें हैं वह सभी के सभी असाइनमेंट हैं, यह सभी के सभी किसके लिए, इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यह 6 हिस्से थे जो कि कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड थे, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का हिस्सा था। कौन कौन, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। मेरे ख्याल से कॉग्निटिव डोमेन का यह 6 हिस्सा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से एक बार वापस जाकर देखिए, चीज़ें निश्चित तौर पे आपको समझ में आएंगी। और ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी मैं समझाता हूँ, बोलता हूँ, उसको आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ताकि लंबे समय तक, मान लीजिए बाद में आपने रिवीजन करना चाहा तो आप कॉपी को एक बार देख ले तो सारी चीज़ें फिर से आपकी अपनी हो जाएगी, ठीक है। चलो दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा हमारा था अफेक्टिव डोमेन। हमने बताया था कि पहला जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका संबंध पहले एच से है, और दूसरा जो अफेक्टिव डोमेन उसका दूसरे एच से संबंध है। अफेक्टिव डोमेन का हिंदी में यदि लिखना चाहें तो आप लिखें भावात्मक क्षेत्र, ठीक है, भावात्मक क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, माफ करना क्षेत्र नहीं है ना, ज्ञान क्षेत्र। यानी कि जहां पर भाव के माध्यम से, इमोशंस के माध्यम से ज्ञान का डेवलपमेंट होता है, नॉलेज का ग्रोथ होता है, उस एरिया को क्या बोलेंगे, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। जहां पर आपके दिल के माध्यम से, जहां पर भाव के माध्यम से, जहां पर इमोशंस के माध्यम से, ठीक है, जहां पर इमोशंस के माध्यम से आप किसी नॉलेज को सीखते हैं, नॉलेज का डेवलपमेंट करते हैं अपने अंदर, उस हिस्से को, उस प्रक्रिया को बोला जाता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। इसका संबंध दूसरे एच से है, इसका डायरेक्ट संबंध हार्ट से होता है, दिल से, शाहरुख खान वाला दिल से नहीं, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग कि इसके कौन कौन से हिस्से हैं। इसका 5 हिस्सा है, इसके 5 एलिमेंट हैं। कौन कौन है, पहले एलिमेंट की बात की जाए तो पहला एलिमेंट है रिसीविंग, ठीक है। रिसीविंग का क्या अर्थ है साथियों, किसी चीज को रिसीव करना, यानी अपने अंदर उसको ग्रहण करना। हिंदी में इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आग्रहण, यानी उसको ग्रहण करना, यानी उसको अपने अंदर लेना, ठीक है, सीखना, अपने अंदर उसको समा लेना, किसको, नॉलेज को। तो उसके लिए सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है रिसीविंग के अंतर्गत, कि पहले आप उसको सुनना सीखिए। जब तक आप किसी भी चीज को सुनना नहीं सीखेंगे तब तक आप उसको रिसीव नहीं कर सकते अपने अंदर। कैसे, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह सुनना सीखता है। जैसे आप किसी भी भाषा को कैसे सीखते हैं, सबसे पहले आप उसको सुनते हैं, ठीक है। जब आप सुनते हैं तब वह चीज़ें आपके दिमाग में उतरती है, दिमाग के माध्यम से दिल में उतरेगी, ठीक है। तब वहाँ पर उसके प्रति एक भाव का विकास होगा, और इसका जो संबंध है, सुनने का संबंध, वह दिल से है। सुनना 2 प्रकार का होता है। अंग्रेजी में आप डिक्शनरी में जाएंगे तो 2 शब्द मिलेंगे आपको, एक होगा हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। लेकिन यहाँ पर जो सुनने का जो संबंध है वह लिसनिंग से है, हियरिंग से नहीं है। लिसनिंग का अर्थ होता है ध्यान से सुनना, यानी किसी चीज़ों को आप एकदम अवेयर होकर सुन रहे हो, तब आप उसको आग्रहित करेंगे, तब आप उसको रिसीव करेंगे। जैसे कॉल आता है आपके फ़ोन पे तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि कॉल रिसीव करो। क्यों, आप सुनने की, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप सामने वाले को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। उसी तरह से नॉलेज में भी होता है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा सुन नहीं रहा है, लिसनिंग की प्रक्रिया में नहीं है, हियरिंग की प्रक्रिया में है। हियरिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे टीवी का आवाज़ चल रहा है और
बाहर वाले रूम से, बगल वाले रूम से माँ चिल्ला रही है, कुछ बुला रही है, आपको आवाज़ आप सुन तो रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं सुन रहे हैं कि आप टीवी छोड़कर चले जाएं। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो बस वही हियरिंग और लिसनिंग में अंतर होता है। हियरिंग का मतलब ऐसे ही जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, सभी के सभी हियरिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब आप रोड पे चल रहे हैं, जब आप हेडफोन लगाए हैं या फिर ईयरफोन लगाए हैं, वह लिसनिंग के अंतर्गत आता है, ध्यान से सुनना। तो नॉलेज का जो रिसीविंग होगा वह लिसनिंग वाली प्रक्रिया से होगा और इसका संबंध किससे है? अफेक्टिव डोमेन का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं, रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? रेस्पॉन्डिंग जो शब्द बना है रेस्पॉन्स से बना है, जवाबदेही, जवाब देना जहां पर। तो रेस्पॉन्डिंग कब होगा? जब तक आप लिसनिंग नहीं करेंगे तब तक आप रेस्पॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले आप फोन आता है तो आप सुनते हैं, लिसनिंग, एंड आफ्टर दैट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए जब बच्चा सुना, सीख लिया, यहाँ पर चूंकि सारी चीज़ें हो गई थी, यहाँ पर सुन लिया, अब जब सुनेगा उसके बाद वह रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, बाद में वह रिस्पॉन्ड करेगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड करने से क्या पता चलता है? रिस्पॉन्ड करने से पता यह चलता है कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे थे वह आपके साथ पार्टिसिपेटेड था, यानी वह आपके साथ भाग ले रहा था। यदि वह रिस्पॉन्ड नहीं करता सुनने के बाद, इसका मतलब है कि वह लिसनिंग की प्रक्रिया में नहीं था, वह हियरिंग की प्रक्रिया में था। तो रिस्पॉन्डिंग के लिए लिसनिंग की प्रक्रिया में होना जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब देखिए तीसरे नंबर पे आता है जो अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा है, और तीसरा है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का क्या मतलब होता है साथियों? जैसे आप अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका एक वैल्यू है आपके लाइफ में। उसी तरह से जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर एक वैल्यूइंग का भी डेवलपमेंट करवाया जाता है, यानी कि जो चीज़ वह बच्चा सीख रहा है उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस किस चीज़ से पता चलता है? उसके यूटिलाइजेशन से, और स्पेशली फ्यूचर यूटिलाइजेशन से, यानी कि जो चीज़ वह सीख रहा है, जिस चीज़ पे वह रिस्पॉन्ड करेगा, उस नॉलेज का, उस फैक्ट का उसके फ्यूचर में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्या ज़रूरत है उसको, यानी कि उसका फ्यूचर किस तरीके से उसका करियर ग्रोथ हो सकता है उस फैक्ट से, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितना वैल्यूइंग की क्षमता का विकास होगा। तो जो वैल्यूइंग की क्षमता का भी विकास है, यह फैक्ट भी, यह जो काइंड है, यह जो टाइप्स है, यह भी आता है अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मोरल वैल्यूज से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है आपको, एकदम बोले ठेठ भाषा में तो उसका क्या फ़ायदा, आखिर हम क्यों पढ़ें। पानी पी रहे हैं तो पानी का क्या महत्व है, क्यों पिए पानी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह से क्योंकि हम जीना चाहते हैं इसलिए पानी पीना चाह रहे हैं, उसी तरह से आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं इसलिए आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका महत्व जानना उतना ही जरूरी है। चौथे नंबर पे आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप किया जाता है, यानी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में एक लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखिए संयोजित करने की क्षमता, समायोजन का डेवलपमेंट। यानी जो भी चीज़ आप पढ़े उसको हौज पौज मत करिए। ठीक है, उसको एकदम गड़बड़ मत कर दीजिए, एकदम मिक्स गोबर मत कर दीजिए। ठीक है, गुड़ गोबर बोलते हैं हिंदी में, वैसा मत कर दीजिए, उसको ऑर्गेनाइजिंग वे में होना चाहिए, संयोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसको कैसे सिस्टमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज किया जाए अपने माइंड में, अपने लाइफ में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का भी डेवलपमेंट होता है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत। अगले हिस्से पे आते हैं, कैरेक्टराइजेशन सिखाया जाता है। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसका जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था वैल्यूइंग में ही, वैल्यूइंग का ही एक अलग हिस्सा है कैरेक्टराइजेशन, उसको किस तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन का भी जो पावर है, उसका भी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वह भी अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत करवाया जाता है, वह भी एक अफेक्टिव डोमेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ तक स्पष्ट है? तो तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा है हमारा, लिखें आप,
गला सूखने लगता है। हाँ, तीसरे नंबर पे आते हैं साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मनोसंचालित। हमने बताया था आपको 3H थ्योरी। पहला का संबंध हेड से था, दूसरा का संबंध हार्ट से था, और तीसरा जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसका संबंध हैंड से है। और हैंड के लिए आप मनोसंचालित या फिर आप क्रियात्मक भी लिख सकते हैं। कई किताबों में इसको क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र बोला गया है और कई किताबों में इसको मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र बोला गया है, जहां पर चीजें मन के द्वारा संचालित होती है। तो मन के द्वारा किसी भी चीजों का संचालन करने के लिए किसी तीसरे चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तीसरे मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी, और वह आपका हाथ होगा या फिर पैर भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर चीजें हाथ से ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइकोमोटर के लिए हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह मनोसंचालित भी होता है और क्रियात्मक भी होता है। इसके अलावा एक शब्द और है मेरे ख्याल से, मनोगत्यात्मक, है ना, इसको भी आप लिख सकते हो मनोगत्यात्मक या मनोप्रेरक। इसके 4 हिंदी शब्द हैं, चारों में से आप जो लिख लें। एग्जामिनेशन में इसमें से कोई भी शब्द आ जाए तो सब एक ही है, किसके अंतर्गत, साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अंग्रेजी में भी कोशिश कीजिए पढ़ने का। क्यों? क्योंकि हिंदी में तो इतने सारे शब्द वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अंग्रेजी में सिर्फ वो लोग साइकोमोटर शब्द ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप अंग्रेजी में कन्फ्यूज नहीं होगे। ठीक है, इसलिए हिंदी में कन्फ्यूजन का चांस बनता है। खैर कोई नहीं, आगे बात करते हैं। इसका जो संबंध है वह है रिलेटेड टू टेक्निक। यह टेक्निक से संबंधित है। यहाँ पर किसी भी कौशल का, किसी भी टेक्निक का, किसी भी मेरिट का किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। किसमें? साइकोमोटर डोमेन यानी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है, पहला जो हिस्सा है वह इमिटेशन। इमिटेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरूपता। ठीक है, इमिटेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरूपिता। और इसमें आप लिखें कि इसमें बताया जाता है कि मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, कोई वैसा छात्र है जिसके पास उसका स्पेशल टेक्निक है, यानी उसके पास कुछ स्पेशल गुण है, उसका कौशल है, उसका मेरिट है, उसका कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको कैसे इमिटेट किया जा सकता है अपने डेली लाइफ में, उसके बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। और आप देख रहे हैं चीज़ें कैसे कैसे एडवांस हो रही है। यहाँ पर टेक्निक का डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले इन्फॉर्मेशन आपको फीड करवाया जा रहा था, याद करवाने के लिए, याद करने के लिए सिखाया जा रहा था। यहाँ पर चीज़ें पलट गई। यहाँ पर आपके अंदर पहले से टेक्निक है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है उसको सिखाया जा रहा है। यानी कि यह जो अप्रोच होगा वह एडवांस लेवल का अप्रोच होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे मैनिपुलेशन। देखिए, मैनिपुलेशन का संबंध यहाँ पर उससे नहीं जिससे आप समझ रहे हैं। मैनिपुलेशन का बेसिक अर्थ क्या होता है कि आपके अंदर किसी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की क्षमता आ गई हो, अपने तरीके से आप उसको घुमा सकते हैं। तो यहाँ बात घुमाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रहा है हस्त कौशल। ठीक है, यानी हाथ के द्वारा, हाथ के माध्यम से अपने कौशल का उपयोग करना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हस्त कौशल। आप इसमें लिखें जैसे कि आपके पास कोई मशीन है। ठीक है, आपके पास कोई मशीन है या किसी तरीके का टेक्निक है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक उद्योग था जिसको बोला जाता था हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तकरघा उद्योग। तो वहाँ पर हाथ के माध्यम से जो हस्त कौशल होता था उसी का डेवलपमेंट होता था, उसी का यूटिलाइजेशन भी होता था। ठीक है, तो वह जो मैनिपुलेशन है, यह जो मैनिपुलेशन है उसका संबंध हस्त कौशल से है, गांधी जी का चरखा से है, उससे नहीं है कि आप बात घुमाने में माहिर हैं। क्लियर है? क्योंकि यह हैंड से रिलेटेड है, मैंने पहले ही कहा था। यहाँ पर यह माइंड वाली बातें थी, यहाँ पर आप बात घुमाओ एनालिटिकल अप्रोच में। तीसरे नंबर पे आते हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेसिजन। प्रेसिजन हिंदी में बोले परिशुद्धता। इसमें चीज़ों को सिखाया जाता है कि आपके पास कोई टेक्निक है तो उसको कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका अभ्यास करने के लिए सिखाया जाता है, ताकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना ही उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। जैसे हम लोग क्लास 2 में एक स्टोरी था जिसमें हम लोग पढ़े थे, बरदराज नाम का एक बालक होता था बिहार बोर्ड में, जो बिहार से साथी हैं उन्हें पता होगा। करत करत उसमें एक लाइन था, जब वो कोई काम करता था तो वह बार बार फेल हो जाता था। उसमें एक तरीके का प्रोवर्ब था कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आबत जाते सिल पे परत निशान।
ठीक है, यानी करत करत अभ्यास के, देखो यहाँ पर कह रहा है कि यानी कि बारी बारी से, मतलब आप अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना, चीज़ों को, उस किसी भी क्रियाकलाप को कर रहे हैं तो उसको करना रोकिए नहीं, बल्कि हमेशा उसका अभ्यास करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आप उसमें खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। प्रेसिजन के बारे में हमने बात कर लिया, एक्स का संबंध एक्सरसाइज से है, और मेरे ख्याल से टूट ही गया क्या, टूट जाओगे क्या यार। चलो आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पे है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आपको सिखाया जाता है चीज़ों को आर्टिकुलेट करने के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं क्लियर अभिव्यक्ति, यानी स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि आप सेल्फ यानी खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता का विकास। जैसे बहुत सारे साथी आपके दोस्त में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सीनियर जूनियर्स होंगे जो बहुत हायर एजुकेशन में भी हैं, जो बहुत आगे तक पढ़ लिए हैं, उनके पास कई तरह की डिग्रियां हैं, लेकिन आर्टिकुलेशन के मामले में वो लोग फंस जाते हैं। आप कभी उनको अपने सामने खड़े होकर 10 लाइन 20 लाइन आप बोलने के लिए बोलें तो वह आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकुलेशन सिखाया जाता है, यानी अपने आप को, सेल्फ को कैसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करना है, क्लियरली अपने आप को, सेल्फ एक्सप्रेशन यहाँ पर सिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं आर्टिकुलेशन। अच्छा, उसका संबंध एक चीज़ और से है कि किसी चीज़ को कैसे आप आर्टिकुलेट करते हैं, कैसे आप उसको समझा पाते हैं। तो दोनों लगभग एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन का ही यहाँ पर मुख्य तौर पे डेवलपमेंट करवाया जाता है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में बढ़ते हैं। लास्ट है इसका हिस्सा नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन को हिंदी में बोलेंगे प्रकृतिकरण। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टेक्निक था, उसमें किसी तरीके के फॉल्ट आ गए, तो आप उसमें कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका संशोधन कर सकते हैं, उसको कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, उस क्षमता का डेवलपमेंट किया जाता है नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत, प्रकृतिकरण के अंतर्गत। तो यह 3 तरह के अप्रोचेस थे जिसको ब्लूम ने दिया था। इसको ब्लूम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, जब बूम ने यह थ्योरी देकर चला गया तो 2001 में 2 व्यक्ति आए और उन लोगों ने बूम के क्लासिफिकेशन में 2-4 नई चीज़ों को जोड़ा, बहुत शॉर्ट में उन्होंने बताने की कोशिश की। उन दोनों का नाम क्या है, नाम पहले लिख लें, एंडरसन एंड करतबुल। एंडरसन एंड करतबुल। ठीक है, क्या यार तुम भी धोखा दे रहे हो। एंडरसन एंड करतबुल। अब देखिए इन 2 लोगों ने 4 हिस्सों में बांटकर इसको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। क्या क्या? पहला तथ्यात्मक, फैक्चुअल नॉलेज है ना, फैक्चुअल नॉलेज का डेवलपमेंट होता है ब्लूम क्लासिफिकेशन में। इसी बात को, इतना लंबा बात को एंडरसन एंड करतबुल ने बहुत शॉर्ट में 4 लाइन में बोला है। एक तो फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक जो ज्ञान है उसका डेवलपमेंट होता है ब्लूम क्लासिफिकेशन में। दूसरा वैचारिक, यानी थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट। ठीक है, थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है। तीसरे नंबर पे प्रक्रियात्मक, जिसका संबंध तीसरे वाले एज से है। ठीक है, जहां पर आपको एक्शन करना सिखाया जाता है, एक्सरसाइज करना सिखाया जाता है, जहां पे आर्टिकुलेशन सिखाया जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे इन्होंने बोला मेटा कॉग्निटिव। मेटा कॉग्निटिव का क्या संबंध होता है? इसको लोग बोलते हैं ज्ञान का ज्ञान। ठीक है, मेटा, जो जैसे आपने पढ़ा होगा मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी की दुनिया में एक टर्म है मेटाफिजिक्स। इसका बेसिक अर्थ ये होता है जो फिजिक्स से अलग, यानी जो फिजिक्स से बड़ा है, फिजिक्स से हट करके है। जहाँ पर फिजिक्स जा करके फिजिक्स का डेवलपमेंट रुक जाता है, वहाँ पर से मेटाफिजिक्स शुरू होता है। जैसे आत्मा, परमात्मा की बातें हैं, यह तमाम सारी बातें मेटाफिजिक्स का हिस्सा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, एंडरसन एवं करतबुल ने, कि यहाँ पर मेटा कॉग्निटिव यानी ज्ञान का ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का ज्ञान का डेवलपमेंट करवाया जाता है। तो मेटाफिजिक्स को यदि आप समझ रहे हो तो फिर आप मेटा कॉग्निटिव को समझोगे, क्योंकि मेटा का क्या अर्थ है, कॉग्निशन का क्या अर्थ है, कॉग्निशन का अर्थ यहाँ पे हमने बताया था बेसिक नॉलेज से संबंध है उसका, और मेटा कॉग्निटिव होगा यानी कि बेसिक नॉलेज से हट करके, ठीक है, कुछ अलग दुनिया का नॉलेज, जैसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान, मृत्यु के बाद क्या होता है, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वह सभी का सभी मेटाफिजिक्स का हिस्सा है। तो उसका जो डेवलपमेंट, उसके बारे में जो नॉलेज का ग्रोथ होता है वह मेटा कॉग्निटिव वाले हिस्से के अंतर्गत होता है। तो यह बातें थी ब्लूम क्लासिफिकेशन के बारे में। अब कुछ बातें जो बची हुई है वह है
हम लोग देख लेते हैं गैगने एवं ब्रिग्स के द्वारा शिक्षा का जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए तो फिर इसको मिटाते हैं, फिर उसे भी इसी में कर लेते हैं, अलग से लेक्चर नहीं करेंगे उस पर। चलिए चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग गैगने एवं ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हेडिंग दे दें, कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बाय गैगने एंड ब्रिग्स। दो व्यक्ति हैं गैगने एवं ब्रिग्स, है ना। इनके 5 हिस्से हैं, ठीक है। इन्होंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की जो बात की है उसमें मुख्य तौर पे इन्होंने उसके 5 हिस्सों को, 5 काइंड्स को, उनके 5 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की है। यानी उन 5 चीज़ों के बारे में यदि आप समझ पाते हैं तब गैगने एवं ब्रिग्स ने टीचिंग के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या समझाने की कोशिश की थी, आप पूरी तरीके से उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो पहले नंबर पे लिखें इंटेलेक्चुअल स्किल, दूसरे नंबर पे लिखते हैं कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, एंड तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरा ओरल इंफॉर्मेशन, और चौथा है मोटर स्किल। दोनों का लगभग सेम ही, अलग अलग कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। और 5वें नंबर पे बात की जाए तो वह है एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड के लिए जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वह मनोवृत्ति, लेकिन यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब रुझान होता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल के अंतर्गत किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, चारों चीज़ें इसमें आएंगी, ध्यान रखिएगा। इंटेलेक्चुअल स्किल के अंतर्गत पहला तो प्रक्रिया है लिसनिंग का, दूसरा अंडरस्टैंडिंग का, तीसरा यूटिलाइजेशन का, ठीक है, और चौथा वैल्यूइंग का। देखिए एक साथ एक लाइन में इन्होंने कितनी सारी बातें कह दी, जो कि ब्लूम ने इसी बात को अलग अलग करके समझाया था, लेकिन गैगने एवं ब्रिग्स ने एक लाइन में बोला इंटेलेक्चुअल स्किल, जिसमें चीज़ों को सुनना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को महसूस करना और उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या वैल्यूइंग है, उसके बारे में उन्होंने एक लाइन में बताया। इंस्ट्रक्शनल क्या बोलकर, इंटेलेक्चुअल स्किल बोल करके। तो यदि आपसे पूछे कोई कि गैगने एवं ब्रिग्स का जो थ्योरी था उसका पहला हिस्सा है इंटेलेक्चुअल स्किल्स का डेवलपमेंट, उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, तो आप एक एक चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप किसी को कैसे समझा सकते हैं, किसी को कैसे पढ़ा सकते हैं, समझाने की शक्ति, समझने की शक्ति, इन तमाम चीज़ों को इसी में ऐड किया जाता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंतर्गत। अगले नंबर पे आते हैं और अगला हमारे पास है कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी। कॉग्निटिव का संबंध हमने आपको बताया था कि कॉग्निटिव का संबंध नॉलेज से है ना, यानी कि ज्ञानात्मक रणनीति का संबंध है कि कैसे आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, कैसे आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं,
कैसे आप किसी चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी लगभग इन दोनों जो चीज़ें हैं सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वह नॉलेज लेने के बाद की प्रक्रिया है, जबकि कॉग्निटिव जो है वह बेसिक अप्रोच है कि कैसे आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, कैसे आप इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं। यह दरअसल कॉग्निटिव स्किल्स के अंतर्गत कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी यानी कि कॉग्निशन यानी कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को आप फीड कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, उसका संबंध डायरेक्ट इससे है। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट में पढ़ते हैं। और तीसरा है ओरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको मौखिक सूचना दी जाती है, मौखिक सूचना, मौखिक ज्ञान दिया जाता है, जहाँ पर आप रिटन रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे कहीं पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, कहीं पे संगोष्ठी का आयोजन होता है, कहीं पे डिबेट का आयोजन होता है, वह सारे के सारे ओरल इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं। और वह भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है नॉलेज का, जो कि गैगने एवं ब्रिक्स ने इसको बहुत बड़ा सोर्स माना है। यानी कि ओरल इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके का क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। और यह किसने दिया था, गैगने एवं ब्रिक्स ने। अगले बात करें चौथे नंबर पे मोटर स्किल का, तो हमने बताया था दो शब्द साइकोमोटर, वहाँ पे बिल्कुल वही इसका संबंध है। यहाँ पर एक्सरसाइज को सिखाया जाता है, किसी भी कौशल को, हस्त कौशल को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका एक्सरसाइज कीजिए। उसका आर्टिकुलेशन के बारे में सिखाया जाता है ना। उसके साथ साथ इसमें मस्तिष्क का भी विकास करने के लिए सिखाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, मोटर का संबंध इसमें ज्ञान वाला तो है ही, माइंड से भी है, और साथ साथ इसका संबंध बॉडी से भी है। यहाँ पर शारीरिक क्षमता का भी विकास करवाया जाता है, किसमें, मोटर स्किल्स के अंतर्गत। तो देखिए इस 5 पॉइंट में लगभग उसके सारे पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं। और अगला है जो एटीट्यूड है, यानी कि एटीट्यूड का मतलब वह नहीं जो आप अब तक समझते आ रहे थे। एटीट्यूड का संबंध है आपके रुझान से, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है ताकि आप किसी भी चीज़ों के बारे में कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड अपना कॉन्स्टेंटली बना करके रखें। इसलिए एटीट्यूड का भी डेवलपमेंट की बात की जाए तो यह गैगने एवं ब्रिक्स के थ्योरी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो मिलाकर देखेंगे कि इन 5 स्ट्रैटेजी को मिलाएंगे तो जो ब्लूम का उतना सारा लंबा स्ट्रैटेजी था वह सभी का सभी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ब्लूम का क्लासिफिकेशन भी हो गया और गैगने एवं ब्रिक्स का भी क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए शुक्रिया। आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।